हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई एम रमन शर्मा, योर एजुकेटर। और करियर गोल्स पे आपका स्वागत है। जितने भी लोग पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं शुरू जनवरी के करंट अफेयर्स के MCQs। ठीक है, ये MCQs हम लोग करने वाले हैं और इन MCQs का एक ही उद्देश्य है ताकि आप लोगों को यहाँ पे प्रीलिम्स 2022 के लिए रेडी किया जा सके। वैसे तो जब हम बात करते हैं तो एक साल के 1 ईयर के करंट अफेयर्स हमको करने होते हैं, लेकिन जैसे कि 10 अक्टूबर को अभी प्रीलिम्स हुआ था 2020 में, सॉरी 21 में, तो इसलिए हम उसको अक्टूबर तक के नहीं करके, मतलब अभी पहले हम जनवरी के करेंगे 2022 के, फिर फेब के करेंगे 2022 के, और फिर मार्च और अप्रैल ऐसे करेंगे। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स सही रहा तो हम दिन में 2 क्लास कर सकते हैं। एक जिसमें हम जनवरी 2022 से आगे के करेंगे, एक जिसमें हम दिसंबर से करेंगे, दिसंबर 2021 से और पीछे के करेंगे। ठीक है, दिसंबर फिर नवंबर फिर अक्टूबर, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम टोटल जो है आने वाले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तक, आज आपकी 10 तारीख है, अभी अपने पास में करीब करीब 54 डेज़ बचे हैं। और 54 डेज़ में हम जो है करीब करीब अगर 20 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो कितने हो गए, 1080 MCQs कर लेंगे। तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा जिन जिन ग्रुप्स में आप अभी हैं। आप लोग अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप मेरे प्लस कोर्सेज को देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको प्लस पे CSET पढ़ा रहा हूँ। और अभी जो CSET का कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट हिंदी में चल रहा है। स्पेशल क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें अभी CSET की 2 क्लासेस चल रही हैं, तो 2 घंटे की प्लस क्लासेस CSET की और 2 घंटे की स्पेशल क्लासेस CSET की चल रही हैं। जो स्पेशल क्लासेस हैं वो बाइलिंगुअल हैं। इसके अलावा हम लोग पॉलिटी MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पर अभी 150 से ज़्यादा MCQs हो चुके हैं, और आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। तो जो मेरी प्लस की क्लासेस का स्पेशल क्लासेस का टाइमिंग है और प्लस क्लासेस का टाइमिंग है, तो ये है सुबह 6 से 8 बजे प्लस का टाइम, जो आप कल सुबह 6 से 8 देख सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। स्पेशल क्लासेस की यदि मैं आपसे बात करूं तो स्पेशल क्लास पहली शुरू होती है 8:01 पे, 1 घंटे की स्पेशल क्लास है। दूसरी शुरू होती है 9:05 पे, ये भी 1 घंटे की स्पेशल क्लास है। तीसरी स्पेशल क्लास शाम को 6 बजे होती है और चौथी स्पेशल क्लास शाम को 7:05 पर होती है। तो ये दोनों जो हैं CSET की स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें एक में हम लॉजिकल रीजनिंग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं CSET के लिए। और इसमें हमें 60 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, यानी कि पिछले 2 महीने से हम ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। और आज तो मैंने वहाँ पर उत्तराखंड PCS का जो अभी एग्ज़ाम आया था वो एग्ज़ाम का पेपर भी सॉल्व करवाया है। और ये वाली क्लासेस जो है सुबह पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स की। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन का जो इम्पोर्टेंस है और जिस कारण की वजह से ये सेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है वो शुरू करते हैं। प्रीलिम्स 2022 से रिलेटेड जनवरी 2022 में आए करंट अफेयर्स के MCQs देखते हैं। पहला MCQ आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट से मिक्स MCQ होंगे, किसी एक सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, सारा का सारा कंप्लीट होगा, कंपाइलेशन की तरह आप कह सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। हड़प नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, व्यपगत नीति भी कहते हैं इसको, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो हर तरीके का बच्चा जो है इसको देख सकता है। सही जवाब बताएं कि इट वॉज एन एनेक्सेशन पॉलिसी, ये एक विलय नीति थी जिसको लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। दूसरा, अंडर दिस पॉलिसी जो रियासतें जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी, और वहां जहां कहीं कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कोई पुरुष जो है उत्तराधिकारी नहीं था कानूनी तरीके से, तो कंपनी उस पर कब्जा कर लेती थी।
तो इस सवाल का जवाब क्या है, करेक्ट क्या है? दोनों ही सही हैं इस सवाल में, ठीक है, दोनों ही सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर जिनका अपना पुत्र नहीं होता था तो दत्तक पुत्र को लीगल मेल को हायर नहीं मानते थे वो। दूसरा सवाल है आपका पॉलिटी से। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? किस अधिनियम के द्वारा जो है यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे भारत के संविधान में इंट्रोड्यूस हुआ? तो आप लोग बताएंगे, आप लोग साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो जवाब है वो है कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसने इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये शुरुआत से नहीं था, 1947 से नहीं था हमारे देश में, 1956 में यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट देश में आया, देश के संविधान में जुड़ा। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द जीएसटी कंपनसेशन, और मैंने अलग से जहां स्टेटमेंट्स हैं उनको रेड इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। फॉन्ट साइज अगर आपका फिर भी आपको छोटा या बड़ा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग लाइव कर सकते हैं और आप लोग लाइव अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ज़रूर लगेगा, बिना आपके सपोर्ट के वो बात बनेगी नहीं। द जीएसटी कंपनसेशन इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन सेस एवरी 2 मंथ बाई द सेंटर टू स्टेट। सेंटर स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन देता है हर 2 महीने में मुआवजे के रूप में, ठीक है, कंपनसेशन सेस, या फिर द टैक्स पेयर्स हु हैव ऑप्टेड फॉर द जीएसटी कंपोजिशन स्कीम are not liable to collect and remit the GST compensation cess to the central government। जिन करदाताओं ने जीएसटी कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है वो केंद्र सरकार को जीएसटी मुआवजा उपकर में, सेस में, कर के ऊपर कर, सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, जमा करने या जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जवाब है आपका दोनों, 1 और 2, बिल्कुल सही बात है। हर 2 महीने में जो है सेंटर स्टेट को देता है और यहाँ पर जो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ले रखी है वो सेस देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, टैक्स पे टैक्स नहीं देते वो। चौथा क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ अमृत मिशन। अमृत मिशन के बारे में आपको पता ही है, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरीकरण जो है यहाँ पर ये उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं, कायाकल्प कर रहे हैं शहरों का। तो इसके चलते ये जो है स्मार्ट सिटी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताना है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखो ये शहरी परिवर्तन है तो जल शक्ति के अंदर आएगा क्या? नहीं मैम, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। और इट्स वन ऑफ द पर्पज इज टू एंश्योर दैट, इसका एक मुख्य उद्देश्य कारण है क्या, दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू अ टैप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड अ सिवरेज कनेक्शन। कि जहां अर्बन सिटीज़ के अंदर जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, हर घर में पानी की सप्लाई पहुंचे और हर घर में सिवरेज का कनेक्शन हो, तभी आपके शहर कायाकल्प हो सकते हैं। तो जो जवाब है वो बी है, लेकिन ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ठीक है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता। एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सब ठीक चल रहा है। तो नीचे जो है आपको मेरा कोड भी दिया हुआ है, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो कि आपको ले लेना चाहिए, 13 अप्रैल से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप उनमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, प्रोहिबिशन इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग बाय लॉ। प्रोहिबिशन मतलब निषेध क्या है, किसी चीज को रोकना कानून के द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ फॉरवर्डिंग, छोड़ देने की प्रैक्टिस है, छोड़ देने की क्रिया या प्रथा है कानून के द्वारा। मोर पर्टिकुलरली द टर्म रेफर टू द बैनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर। ये टर्म हम कब यूज करते हैं, ये टर्म हम यूज कब करते हैं, टू द बैनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, वेदर इन बैरल्स, बैरल कहते हैं बड़े बड़े ड्रम्स को, और इन बॉटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सेल, पोजेशन एंड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस।
ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस। तो मोर पर्टिकुलरली क्या प्रोहिबिशन हम इसके लिए यूज करते हैं, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, ये डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल से है, आप बताएंगे डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहलिक बिवरेजेस, कंजम्पशन, पोजेशन, सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। ये है आपका आर्टिकल नंबर 47। ठीक है, आर्टिकल नंबर 47। ये क्लास डेली 10 बजे रात को हुआ करेगी, तो आप लोग जो है डेली 10 बजे रात को इस क्लास को ज्वाइन किया कीजिएगा। विद रेफरेंस टू पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित जी के संदर्भ में, ये मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पे आएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? आप इस सवाल का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पे है, आप पढ़िए। ये कह रहे हैं कि ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कर्म योगी, इनको कर्म योगी का टाइटल दिया था, उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और अभ्युदय और मर्यादा उनके द्वारा किए शुरू किए गए समाचार पत्रों के नाम थे। अब ये मदन मोहन मालवीय जी का क्यों आया है यहाँ पर जिक्र, क्यों है ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट, क्यों हम इसको जनवरी के करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? क्योंकि इनका जो जन्म दिवस था ना वो 25 दिसंबर को होता है। 18th, वेयर इज द इरेजर, अरे यार, ये क्या हो गया? 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म हुआ था। लेट मी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हम लोग भी आपकी तरह सीख ही रहे हैं बस। अब ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पेन का कलर ले लेते हैं ब्लू। चलिए, तो दिसंबर में इनका 25 दिसंबर को इनका बर्थडे था, ठीक है। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या क्या सही है आप लोग बताएंगे, इसमें क्या क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बताइए। इसमें दोनों दो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कर्मयोगी का टाइटल इनको किसने दिया था? अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है। हु गेव द टाइटल ऑफ कर्मयोगी टू पंडित मदन मोहन मालवीय? किन्होंने दिया था इनको? जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने तो महामन महामना का टाइटल दिया था, महामना का, गांधी जी ने। तो कर्मयोगी का टाइटल किसने दिया था? महामना टू मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इनको कर्मयोगी का टाइटल किसने दिया था, या फिर कर्मयोगी का टाइटल इनको दिया भी था, या कर्मयोगी कोई और थे? हु वॉज नोन एज द कर्मयोगी? ठीक है, ये आप मुझे पोल में बताएंगे। तो सही जवाब जो है 2 और 3 है इसका। अगले सवाल को करेंगे। गुजरात हैज टॉप्ड द कॉम्पोजिट रैंकिंग इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। ये भी दिसंबर के एकदम लास्ट की न्यूज है। और CGI इज प्रिपेयर्ड बाय द GGI इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग। इस सवाल का जवाब देंगे। GGI कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग करता है क्या? हाँ भाई। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन?
ये गलत है। यहाँ पे जीजीआई को बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये ठीक है। गुजरात को जो है यहाँ पे टॉप किया है गुजरात ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, उन्होंने जो है यहाँ पर ये बनाया था, उन्होंने रिलीज किया था बेसिकली इसको 2021 वाले को। और कहाँ रिलीज किया था? एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो सही जवाब है वन ओनली। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे द सनसेट रिव्यू। द सनसेट रिव्यू ऑफन सीन इन न्यूज, क्या है ये सनसेट रिव्यू? हाँ जी, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है ये? द सनसेट रिव्यू, बोलिए सरकार। द सनसेट रिव्यू ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, विश्व व्यापार संगठन। ये क्या करते हैं? सनसेट रिव्यू, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिव्यू करने, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं किसका? इन्वेस्टिगेशन ऑफ या इन्वेस्टिगेशन ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। किसकी एंटी, किसके ऊपर? ऑन अनकोटेड कॉपियर पेपर, जो कि इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्टेड फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से और सिंगापुर से, सिंगापुर, ठीक है। तो ये सनसेट रिव्यू एक इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, कोई बता सकता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार या किसी भी घरेलू सरकार जो है, कोई भी घरेलू सरकार ये लगाती है उन चीजों के ऊपर जिसको, जैसे फॉरेन इंपोर्ट्स है। क्यों? अब जैसे चाइना क्या करता है, डंप करता है अपने प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे बहुत ही कम सस्ता, बहुत ही सस्ते दामों पे। तो ये आपकी गवर्नमेंट जो है, डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। डोमेस्टिक गवर्नमेंट लगाती है किसके ऊपर? फॉरेन गुड्स के ऊपर, ठीक है। जिसके बारे में और कौन से गुड्स पे? उन गुड्स पे जिनके जिनके बारे में हमको लगता है कि इनको इनको जो है प्राइस्ड वैल्यू से नीचे बेचा जा रहा है, ठीक है। विच आर हैविंग प्राइस, जो कि हमारे मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पर ये बिकेंगे। तो अगर हमारे मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पे बिकेंगे तो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तो ये नुकसान पहुंचाएंगे, उनको कोई खरीदेगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल इसका अगर लें तो आजकल एवर रेडी की टॉर्च कौन खरीदता है? वो जो मोटी वाली एकदम भारी वाली आती थी, एवर रेडी, क्योंकि बीच में चाइनीज टॉर्चेस बहुत आ गई थी, 30-35 रुपए की, 70-70 रुपए की टॉर्चेस मिलती थी, और एवर रेडी का तो सेल ही इतना मोटा होता है। तो प्राइस बिलो दी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। अगला सवाल, आई होप आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, ये छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेशन की भी स्लाइड इसमें ऐड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विद रेफरेंस टू स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC, SFAC जिसको कहते हैं, इनमें से क्या सत्य है? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत करी गई थी 1860 के अंदर, एक स्वायत्त निकाय के रूप में। या फिर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय SFAC, इनमें से बताएंगे। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम किसने इंप्लीमेंट करी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है साहब। द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय,
बताइए, ये किसने करी है? ये एस्ट्रैक्ट ने करी है? नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अभी मैं पहले वाले का भी बताऊंगा। ये इम्प्लीमेंटेड बाई क्या है? इम्प्लीमेंटेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर, जिसको हम कहते हैं DA&FW, इसने किया है ये। ठीक है, और आज तक जो है कितने पैसे रिलीज हो चुके हैं इसके लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आज तक जो पैसे रिलीज हुए हैं वो हुए हैं 249.08 करोड़। ठीक है, ये फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज होती हैं उनको ये पैसा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने पहले वाले ऑप्शन की, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? तो कौन सी एक्ट के अंतर्गत? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सी? 21st 21वीं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत करा गया था। क्या इसको 1860 में? नहीं, 1994 में। तो दोनों ही गलत हुए कि नहीं हुए? मतलब आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट XX1 1994। ठीक है, अगला, विद रेफरेंस टू BS6 फ्यूल, आजकल ये बड़ा चर्चा में था पिछले साल। इसके अंतर्गत, इसके नॉर्म्स के अंतर्गत आप हमें बताएंगे कि कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या सही है कि एयर पॉल्यूटेंट इन BS6 फ्यूल आर मच लेस देन कंपेयर टू दिस। बात तो सही है, तभी तो लेके आ रहे हैं। दूसरा, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये इंप्लीमेंट करती है इन स्टैंडर्ड्स को, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे बोथ 1 और 2। इसके लिए इतना ज़्यादा कोई जरूरी है नहीं, ये सबको पता होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में बताएंगे। एट द UNFCCC, ठीक है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म बता दो तो मजा आ जाए, है ना। UNFCCC बताइए। फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन का ये एक संगठन का एक हिस्सा है। क्या नाम है इसका? UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन, हिंदी में भी बताती हूँ मैं अभी इसको, ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसी के अंतर्गत होती है हमारी COP, ठीक है, कॉन्फ्रेंस। और इसकी फुल फॉर्म क्या है भैया? फुल फॉर्म क्या है इसकी? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, रूपरेखा सम्मेलन। ठीक है, खैर हम लोग बात कर रहे थे सवाल के जवाब की। तो इंडिया ने कमिट किया है कि इंडिया 500 गीगावाट की इंस्टॉल करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो भी नॉन फ्यूजल फ्यूल से। और ये जो 2030 तक करेगा, ऐसा कुछ बोला है क्या भारत ने? जी हाँ, भारत ने बोला है कि हम 500 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करेंगे 2030 तक, वो भी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से। ठीक है, यहाँ पे वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, ये जो OSOWOG है, इसको जॉइंटली रिलीज किया है इंडिया और UK ने COP 26 के अंतर्गत। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर सही हैं दोनों, बोथ 1 और 2। अगला सवाल,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है साहब, अब इनके बारे में क्यों पूछा जा रहा है, कोई बता सकता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों पूछा जा रहा है इनके बारे में? क्योंकि इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1887 को, 87 को 97 को 97 को, सॉरी 97 को। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में हम इनको पढ़ सकते हैं। और इस बार ही 26 जनवरी पर इनका स्टैचू जो है इंडिया गेट के सामने, और उसकी ज्योति को भी शिफ्ट किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही नेम्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शहीद स्वराज आइलैंड। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, जब उन्होंने सिंगापुर में एड्रेस किया था। एंड ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 12वें को उत्तर देंगे आप लोग, बताएंगे। तो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, गलत है ये। ही वॉज द मेंबर ऑफ, ही वॉज द मेंबर, ही वॉज द मेंबर ऑफ INC। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, कोई बता सकता है? गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी पे तो मेंस में भी पेपर आया है, मेंस में भी क्वेश्चन आया है, याद है ना? 2020 में, सॉरी 2021 के मेंस में, 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया है यहाँ पे गिग वर्कर्स से। ठीक है, कौन होते हैं ये गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं उनको कहते हैं टेम्परेरी वर्कर्स सर्विस सेक्टर में, या फिर इंडिपेंडेंट, जो जिनको आप फ्रीलांसर कहते हो ना, आजकल एक बड़ी अच्छी सी टर्म है इनके लिए, फ्रीलांसर, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो आप इनको। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इनसे रिलेटेड एक अधिनियम आया और इनको भी ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में डाल दिया गया। अब तक ये नॉन ऑक्यूपेशनल कैटेगरी में आते थे और टैक्स से बच जाते थे। अब जो है ये ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है, फ्रीलांसिंग की तरह काम करना, और अब ये भी जो है क्या आएंगे, ये सही है। द गिग वर्कर और ऑल्सो नॉन एज ग्रे कॉलर वर्कर्स, नहीं, ग्रे कॉलर वर्कर नहीं बोलते इनको। इनको कौन सा कॉलर का वर्कर बोलते हैं? हाँ जी, ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ये अपने, इनके कोई बॉस नहीं होते, ये अपने खुद के बॉस होते हैं। इनको कौन सा वर्कर बोलते हैं? ऑन डिमांड कंपनीज के लिए काम करते हैं ये। ठीक है, ऑन डिमांड। गिग वर्कर्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक कॉलर वर्कर्स। हाँ भैया, बताएं इसको, कौन से कॉलर के वर्कर होते हैं? ये आज ढूंढ के आइएगा। ठीक है, पढ़ के आइएगा इसको, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के गिग वर्कर्स के बारे में। और अगर नहीं मिलता है आपको कुछ पढ़ने के लिए, तो टेलीग्राम चैनल में मैं गिग वर्कर्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स अभी डालूंगे, उनको पढ़िएगा। ये गलत है, ठीक है, ग्रे कॉलर नहीं बोलते इनको, पहला सही है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी 2020 एक्ट के अंतर्गत, और इसीलिए यहाँ पर ये केवल बने। 20 सवाल हमको करने हैं, जिसमें से 13 हो चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन में। अवेलेबल रहूँगी, क्लास जब 10 बजे चालू होगी उस समय पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, वाजा। कौन सा है भैया ये? यहाँ पर 4 सेंचुरीज के नाम दिए हुए हैं, तो आपको पूछा है कि ये पहला वाला था, कौन सा है? और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडिंग जू फॉर द ब्रीडिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिन एंड व्हाइट टाइगर। उन दोनों की ब्रीडिंग यहाँ पर कराई जाती है, यानी कि यहाँ पर उनकी जनसंख्या जो है बढ़वाई जाती है या बढ़ाई जाती है। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर ऑल्सो, जहाँ पर घड़ियाल
ठीक है, घड़ियाल को जो है उसकी उसकी ब्रीडिंग कराई जाती है, और यहाँ पर 1980 में घड़ियाल की ब्रीडिंग कराई गई थी। क्या आंसर है, कौन सा है ये? घड़ियाल को कैद में रखा गया था, पहला बंदी मगरमच्छ, प्रजनन केंद्र था ये। आंसर है इसका गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेस्टिंग है ये। ऑलिव रेडली टर्टल्स भी मिलते हैं यहाँ पे। कौन मिलते हैं? ऑलिव, ठीक है, ऑलिव रेडली टर्टल्स भी मिलते हैं। गहीर माता कहाँ है ये? उड़ीसा में है बेटा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। सिंपली फॉल कहाँ है? नंदनकानन कहाँ है? नालाबन कहाँ है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ठीक है, सबके नाम लिख के तब उनके प्लेस लिखना, ऐसे मत लिख देना ऐसे कमेंट्स में, ठीक है, नाम लिखना है इनके और फिर इनके प्लेसेस लिखना कहाँ कहाँ पे। तो ये जो है तीसरा है, सॉरी दूसरा है गहीर माथा। क्वेश्चन नंबर 15, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी से रिलेटेड आपसे पूछा है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 2016 में जीएसटी का आया था कॉन्सेप्ट, और इट सबज्यूम्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी एंड वैट। अब आप बताएंगे कि कब आया था, ये तो बहुत 2016 आपको पता होगा कि कब आया था कब नहीं आया था, ठीक है, इसका जवाब देंगे पोल में। तो 2016 में तो खैर ये नहीं आया था, ये 14वां था ना, ये गहीर माता नहीं है, सॉरी नंदन कानन है। एक सेकंड रुक जाओ, ये नंदन कानन है भैया। ये नंदन कानन है, सॉरी, याद रखिएगा, गड़बड़ हो गई मेरे से तो उसको ठीक कर लो। नंदन कानन है, और नंदन कानन कहाँ पे? अब ये आप मेरे को बता देना, प्लेस आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो गलती टाइम से ठीक हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। इसको बताइए, तो यहाँ पे 2016 में आया था जीएसटी, कब आया था और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था जीएसटी? जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 3 अगस्त 2016 को आया था ये, ठीक है, दैट वाज द डे। और 102 था नहीं, 122 था। CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो ये गलत है, इसने काफ़ी सारे वैट्स को हटा दिया। जी हाँ, ये सही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर। इसको यारलुंग कहते हैं चाइना में, जी हाँ। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश रेंज अंडर द नेम ऑफ बुरही दिहांग, बूढ़ी दिहांग भी कहते हैं, बुढ़ी दिहांग, तो ये भी सही है। और सादिया इज अ टाउन इन अरुणाचल प्रदेश, जहां से ये एंटर करती है। अब ये बताओ, क्योंकि पहले दो तो बहुत ही ईजी हैं, ये बताइए, विच इज द टाउन इन अरुणाचल प्रदेश वेयर द रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया? कौन सा टाउन है? कौन सा टाउन है? हम्म, कौन सा टाउन है? टाउन है नहीं, कौन सा है? नामचा बरवा है, नामचा बरवा माउंटेन, यहां से ये एंटर करती है। तो आंसर क्या हुआ? 1 and 2 ओनली। नामचा बरवा माउंटेन है मैम, तो एक सेकेंड, कैलाश रेंज से निकलती है क्या ये? हम्म,
यारलुंग शेंगपो तिब्बत में कहते हैं इसको, ठीक है। कैलाश रेंज से निकलती है क्या ये? जी हाँ, कैलाश रेंज से निकलती है। एलिवेशन क्या है इसका? 5300 मीटर का एलिवेशन है, ठीक है। तो बुढ़ी दियांग कहते हैं इसको। कैलाश रेंज अंडर द नेम ऑफ बुढ़ी दियांग या यारलुंग शेंगपो। यारलुंग शेंगपो के नाम से ओरिजिनेट होती है ना, ओरिजिनेट तो यारलुंग शेंगपो के नाम से होती है ना तिब्बत में। तो इसको ठीक करो, ये भाई साहब ये गलत है। बुढ़ी दिहांग के नाम से थोड़ी ना होती है, यारलुंग शेंगपो के नाम से होती है। और ये माउंट नामचा बरवा तो है ही, लेकिन हर बार करना पड़ रहा है, क्या बात है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। यारलुंग शेंगपो ये नाम से ओरिजिनेट होती है, ये सही है, इतना सही है, ठीक है। और शादिया इज अ टाउन, माउंट नामचा बरवा तो ठीक है, जिस जगह पे एंटर होती है उसको शादिया कहते हैं, ये आप ढूंढिएगा, मेरे हिसाब से ये सही है, ठीक है। ये आप ढूंढिएगा उस जगह का नाम क्या है बेसिकली, ठीक है, उस जगह का नाम आप ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए, वैसे माउंटेन जो है वो नामचा बरवा है, तो इसका जो आंसर आना चाहिए दैट इज 1 and 3, ठीक है, दैट इज 1 and 3। चलिए अगला सवाल करेंगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा साइंस एंड टेक से पूछते हैं क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं इन दी, मतलब क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं कभी। तो सेमीकंडक्टर के बारे में बताएंगे, इट फॉर्म्ड ड्यू टू आइकोनिक बॉन्डिंग, पैसिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका, या फिर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 4 होते हैं आउटर में, 4 वैलेंस होते हैं, फिर ये बॉन्ड बनाते हैं ये 4 दूसरे 4 से, और तब सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है, ये तो ठीक है। पैसिव और ये दोनों गलत हैं, आइकोनिक बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है, आइकोनिक बॉन्डिंग से नहीं बनते ये। और ये जब होल इलेक्ट्रॉन जो है होल को क्या करता है, फिल करता है, वैकेंसीज को फिल करता है, तब बनते हैं ये। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नहीं, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। आंसर इसका सी ओनली है। आखिरी सवालों की तरफ चल रहे हैं, जल जीवन मिशन से रिलेटेड एक सवाल है, क्योंकि ये मिशन इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट है, और ये आपसे पूछा गया है, ये आया था बेसिकली आपकी न्यूज़ में। तो इस सवाल का जवाब आप देंगे कि इट एम्स टू एंश्योर अश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई एट रूरल हाउस होल्ड बाई 2030, कि गांव में, अर्बन वाला कर रहे थे हम तो जब शहरों में पानी दे रहे थे, हर घर तक नलका पहुंचा रहे थे, गांव में तो ये बिल्कुल सही है, एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई मिलेगी यहाँ पे। ये सही है या गलत है? 2030 तक बताएंगे जरा, सही है या गलत है? हाँ जी, जल जीवन मिशन क्या एम है इसका? एम ऑफ जल जीवन मिशन, मैम एम तो यही है, लेकिन 2030 नहीं है, 2024 है, तो इसलिए ये गलत है। और द फंड शेयरिंग यहाँ पे 90% वो दे रहे हैं, सेंटर दे रहा है, और 10% जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट का जो शेयर है हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट में वो इतना है, ये सही बात है, ठीक है। तो 2024 तक देना है। और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी NASP, इसके बारे में आप बताएंगे क्योंकि ये चर्चा में थी। नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी, यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें करा रही हूँ जो आपको करंट अफेयर्स में आई थी। अब या तो हम करंट अफेयर्स पढ़ लें या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लें। तो इसका आंसर बताएंगे कि ये पॉलिसी प्रपोज करती है सेटिंग अप ऑफ एन एपेक्स गवर्निंग बॉडी, किसके लिए होनी चाहिए? एयर स्पोर्ट्स के लिए होनी चाहिए। भारत में
एयर स्पोर्ट्स के लिए अभी काफ़ी कमी है और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास किया जा सकता है, काफ़ी काम किया जा सकता है। तो उसके लिए एक फेडरेशन की स्थापना करी जाए, उसको प्रपोज करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिसी जनवरी 2020 में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ASFI विल बी एन ऑटोनोमस बॉडी। इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत, ताकि यहाँ पर हर कोई जो है विमान उड़ाना सीख सके। ठीक है, और एयर रिलेटेड स्पोर्ट्स में काफ़ी भागीदारी आगे और निकल के आई। ये दोनों ही सही हैं। और आखिरी सवाल है आज का, एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते। ठीक है, यहाँ पर समझौते हुए हैं भारत और चाइना के बीच में। आप बताएंगे कि क्या ये सत्य बात है। एग्रीमेंट चाइना और इंडिया के बीच में हुआ है और अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट दो कंट्रीज जो हैं, यहाँ पर दो देश एक दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देंगे कि अपने यहाँ पर वो कौन कौन से न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उनके पास में हैं, उनके बारे में बताएंगे। या फिर आपसे पूछा गया है कि ओनली न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च रिएक्टर इंस्टॉलेशन आर कवर्ड अंडर दिस एग्रीमेंट। तो पहली बात तो ये चाइना और इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मैम ये किस में हुआ है, आपका अगला सवाल ये होगा। ठीक है, कौन बताएगा। एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज किस किस के बीच में हुआ है ये हुआ है बेटा दो साउथ एशियन कंट्रीज, जो कि कौन कौन है भैया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये हुआ था ऑन द रिडक्शन यानी कि लिमिटेशन पे, लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स के लिए। ये कब हुआ था, ये बहुत पहले हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दो कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। इसको कहाँ साइन किया गया, इस्लामाबाद में ये साइन हुआ था। और तब वहाँ पे बेनजीर भुट्टो, ठीक है, वो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी। और इसको रेटिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका रेटिफिकेशन भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, पार्लियामेंट के अंदर होगा, संसद के अंदर रेटिफाई होगा, वोटिंग होगी प्रॉपर तरीके से। और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, वो दोनों इसको रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों इसको रेटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो सही है वो सिर्फ दो है, ये दोनों गलत है। ठीक है, तो ये आज के सवाल थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर, बाय। मिलते हैं कल रात 10 बजे। और जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएंगे तो हम लोग लाइव क्लास ले सकेंगे, फिर मैं आपके कमेंट्स भी देख सकूँगे, है ना। सो लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। यूज़ माई कोड रमा लाइव, डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है पूरा, वहाँ पे सारे कोर्सेज़ की जानकारी है। मेरे टेलीग्राम्स चैनल भी हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय।